तो हेलो गाइस, अब हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हमें देखना है किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी फॉरेस्ट में, क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सीधी तरीके से या तो गवर्नमेंट के अंदर है या फिर उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कर रखा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरह की फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं, फॉरेस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, या तो गवर्नमेंट के अंदर है या फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, लेकिन गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के अंदर है। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं रिज़र्व फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट है जो कि देश में आधे से ज़्यादा हैं जिनको रिज़र्व कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर ना कोई आ जा नहीं सकता, यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। हम यहाँ से लकड़ी वगैरह नहीं ले सकते फ्यूल्स के लिए, ना ही हम यहाँ से पेड़ों से इनके फल ले सकते हैं। तो हमें सारी एक्टिविटीज़ मना की गई है। ये रिज़र्व फॉरेस्ट है, इनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये आधे 1/3 जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया को उनको प्रोटेक्शन में रखा गया है। मतलब यहाँ पर आप लोग फ्यूल के लिए लकड़ी तो ले सकते हो, साथ ही फल भी ले सकते हो, लेकिन साथ में इनको प्रोटेक्शन भी है कि इनका एक्सेसिव यूज़ नहीं किया जा सकता। बस हाँ, आपको एज अ कम्युनिटी इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है और इनको यहाँ से कुछ रिसोर्सेस लेना अलाउड भी है। तो 1/3 है टोटल फॉरेस्ट एरिया का जिसको प्रोटेक्टेड माना गया है। जैसे कि इतना तो आपको रखना ही होगा प्रोटेक्टेड। सो दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। प्रोटेक्टेड हो गया। इसके बाद है अनक्लासिफाइड। मतलब ये वो है जो ना तो फॉरेस्ट में आते हैं ना वेस्टलैंड। ये वो हैं जो फॉरेस्ट नहीं है और कुछ ना कुछ बंजर ज़मीन है जो गवर्नमेंट के अंदर आ सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंदर आ सकते हैं या पूरे समाज की हो सकती है। ये वो है जो फॉरेस्ट नहीं है, बंजर ज़मीनें हैं। मतलब फॉरेस्ट की तरह ही है, नॉट लाइक कि फॉरेस्ट नहीं है। अदर देन फॉरेस्ट जो अभी हमने 2 पढ़े, उनके अलावा जो फॉरेस्ट होगा बंजर ज़मीनें होगी वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो हमने 3 तरह के देखे, रिज़र्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड। जो हमारा रिज़र्व फॉरेस्ट था वो था कि हमें इतना मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया हमें प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए लोगों को बाहर रखा है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। ऐसा देश में हाफ से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया के साथ किया गया है। एक है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्शन में हम देखेंगे वो फॉरेस्ट है जिनको जो 1/3 होंगे देश के, इनमें आप आम लोगों को आना अलाउड होता है। 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड है। देन इसके बाद अनक्लासिफाइड है जिसको हमने क्लासीफाई नहीं करा है, फॉरेस्ट के अलावा वाले। और जो वेस्टलैंड है वो सरकार या प्राइवेट के हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं या कम्युनिटी के हो सकते हैं। जो रिज़र्व है और जो प्रोटेक्टेड है उनको हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है इनका यूज़ हम लकड़ी के लिए या फिर इनके प्लांट से मिलने वाले सब्सटेंसेस के लिए कर सकते हैं। जैसे एमपी एग्जाम्पल दे रखा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% है। परमानेंट फॉरेस्ट एरिया एमपी में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का उसके 75% है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, आंध्रा, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी रिज़र्व फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं इनके टोटल फॉरेस्ट एरिया के। रिज़र्व मतलब जहाँ पे कोई आ नहीं सकता है बाहर से। इसी तरीके से आप देखोगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जहाँ पर आना जाना भी अलाउड होता है, थोड़ा ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होती है।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखते हैं, जो लोकल कम्युनिटी के अंदर मान लो, जिनकी प्रोटेक्शन लोकल कम्युनिटी द्वारा की जा रही है। तो कम्युनिटी किस तरीके से प्रोटेक्शन करती है? हमारे देश में कम्युनिटी के एग्जाम्पल तो हमेशा से ही रहे हैं जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करती आई हैं। लोकल कम्युनिटीज़ हमेशा से संघर्ष करती आई है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो खुद इन पर निर्भर रही हैं। हैबिटेट उनका वहीं पर था, फिर सरकार की सहायता से वो उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती रही हैं। जैसे कि सरिस्का टाइगर रिज़र्व है। सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान में है। यहाँ के लोगों ने माइनिंग के खिलाफ डिमांड करी थी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि यहाँ के टाइगर रिज़र्व की प्रोटेक्शन की जाए। इसी तरीके से विलेजर्स जो हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैबिटेट हैं, वहाँ रहते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होने नहीं देते। आप देखोगी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्व को भी काफ़ी लोग तो पसंद ही नहीं करते, खुद ही प्रोटेक्ट करने की बातें करते। जैसे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ के लोगों ने 1200 हेक्टेयर तक का लैंड लिया और उसे एज अ फॉरेस्ट भैरोदेव डाकर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन वहाँ के लोग ही बनाते हैं। वहाँ पे शिकार अलाउड नहीं है, प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को एंक्रोचमेंट से। इवन गवर्नमेंट को भी वो इन्वॉल्व नहीं होने देते इसके अंदर। इसके अलावा जब हम कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो चिपको मूवमेंट को। वहाँ के लोगों के द्वारा हिमालयाज़ में उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट चलाया गया था, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी, उन्हें गले लगाया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि चिपको मूवमेंट है जो कम्युनिटी का एग्जाम्पल बन सकता है। और इसके बाद आप देखोगे कम्युनिटी एफोरेस्टेशन चलाया जा रहा है। लोगों के द्वारा ही पौधों को रोपण कराया जाता है। और इसके अलावा इंडिजीनियस स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। हम चाहते हैं कि हम जिस तरीके से आज तक खेती करते आए हैं उसी ट्रेडिशनल वे से करें, और नए मेथड जो हैं वो इकोलॉजिकली हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग हैं, किसान हैं, नागरिक हैं, उन्होंने आंदोलन चलाया, बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में, और नवदन्या। ये कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो क्रॉप प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे कि हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन कोई भी केमिकल्स का यूज़ करे बिना, और उनसे प्रोडक्शन भी ज़्यादा ही होगा केमिकल्स के कंपैरिजन में। तो ये लोगों के दावे थे और उन लोगों ने इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचाया। वर्तमान में भारत में आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है ना, लोकल कम्युनिटी को मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। जैसे कि ये सबसे पहले शुरू किया गया था उड़ीसा में 1988 में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लोकल गांव के लोग और साथ ही सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों साथ में शामिल होते हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। और इनको लेकिन मेनली जैसे कि कितनी सीमा बनानी है एक फ़ॉरेस्ट की, कहाँ तक प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्रीज़ या कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स जो होते हैं वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन कम्युनिटी को पूरा पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन में। इस वजह से जो कम्युनिटी होती है वो प्रोटेक्ट कर रही है, तो उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस और साथ ही टिम्बर को हार्वेस्ट करने का मौका मिलता है। और इससे हमें पता लगता है किस तरह एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन में इंसानों का रोल है और किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करके हम उन्हें बचा भी सकते हैं, और लोकल कम्युनिटीज़ मेनली इसमें हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अभी भी अभी भी हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी उसमें शामिल कराया जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो। उनके सेंटर में अगर लोग हैं तो लोगों को अवेयरनेस भी कराई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम अपने पार्ट 2 के बॉक्सेस चेक करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पवित्र पेड़ों के बारे में।
नेचर में हमेशा से ही हम नेचर की वर्शिप करते आए हैं। जैसे कि कुछ ट्राइबल बिलीफ्स थे जिनकी वजह से हम सभी लोग कुछ स्पेशल पौधों या जानवरों की प्रोटेक्शन करते आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बता रखा है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा कुछ जंगलों को, पौधों को खाली छोड़ दिया गया है, अनटच्ड रखा गया है। जैसे आपको कुछ ट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। मुंडा और संथाल कम्युनिटी जो है छोटा नागपुर की, वो महुआ और कदम्बा इन पेड़ों की रक्षा करते हैं क्योंकि इनकी वो पूजा करते हैं। उनके लिए ये पवित्र है। ऐसे ही उड़ीसा और बिहार के अंदर आप देखोगे आम के और इमली के पेड़ों की पूजा की जाती है शादी के टाइम पे, इसलिए वो भी वहाँ के लोगों के लिए पवित्र है, उड़ीसा और बिहार के लोगों के लिए। और कुछ लोग जो है पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में की जाती है। और कुछ लोग जो हैं वो आप नोटिस करना बैनियन ट्री होता है जो, उसकी पूजा करते हैं। हमारे भारतीय समाज में कई तरह के कल्चर है जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं नेचर की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आप कुछ पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा, यमुना की पूजा, है ना। कुछ झरनों की, पौधों की, जानवरों की, उनकी पूजा की जाती है। इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्टेड रखा जाता है। जैसे कि आप कुछ लंगूरों की आप देखोगे, बंदर जो होते हैं उनको मारा नहीं जाता, उनको भी माना जाता है भगवान के वो है, भगवान की से जुड़े रहने की निशानी, भगवान के भक्त, है ना। कई मान्यताएं रखी गई हैं। इसी तरीके से कहीं पर आप एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि बिश्नोई गांव, राजस्थान के बिश्नोई गांव में आपको ब्लैक बक घूमते हुए मिलेंगे, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, और इनको हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब है गौतम बुद्धा का ये कोट पढ़िए, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें बताया गया है कि पेड़ कैसा है। पेड़ एक ऐसे दयालु प्राणी की तरह है जिसके अंदर इतनी दयालुता है, इतना ज़्यादा दयालु है कि ये अपने लिए कुछ फुलफिलमेंट की डिमांड नहीं करता। मतलब अपने खाने पीने, पानी, खाद, ऐसी कोई डिमांड आपने देखी नहीं होगी, हम लोग खुद ही करते हैं ऑफ कोर्स। तो कोई डिमांड नहीं है अपने सस्टेंस के लिए, और इतना जेनरस है कि इसके प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं कभी भी। और एक और चीज़ कि ये जो इसको काटने आया है, इवन उसको छाया प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो पेड़ कितना ज़्यादा दयालु प्राणी है ना। कोई डिमांड नहीं, बिल्कुल दानशील अपने नेचर में, और अपनी लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ को पूरे शांत रहकर करता है। जितने भी साल की उसकी लाइफ होती है, सब काम करता है, सभी को प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से हमें जो गौतम बुद्ध है उन्होंने ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल कंटेंट है। मतलब गौतम बुद्धा वाली ये जो लाइन है ना, कोट, इसको आप यूज़ करें अपने आंसर राइटिंग में या एस्से राइटिंग में, तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आया होगा। ये पार्ट 2 था, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे क्लासेस लेनी है फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर स्कूल टीचिंग, या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये एनसीईआरटीज़ और जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ना ही पड़ता है ना। तो इसलिए ये एनसीईआरटी सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, साथ ही स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी जो क्लास 10th में है, क्योंकि बेसिक से समझाया जाता है। सो प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।